हेलो गाइस। तो आज अपन बात करेंगे क्लास 11th का जो चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य क्या होता है स्टूडेंट? रासायनिक साम्य क्या होता है? रासायनिक साम्य वह साम्य होता है जिसमें साम्य अवस्था आ जाती है, जिसमें उत्पाद की दर और अभिकारक की दर आपके बराबर हो जाए, उसे अपन साम्य अवस्था कहते हैं। यह साम्य अवस्था आपके रासायनिक अभिक्रिया में हो सकती है, भौतिक अभिक्रिया में भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन उसे क्या कहेंगे? साम्य अवस्था। यानी जब कोई भौतिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद की दर व अभिकारक की दर बराबर हो जाए, यानी 10 मोल अभिकारक के हैं तो 10 मोल क्या है? उत्पाद के। और इनके जो रेट है, 10 मोल लीटर इनवर्स बनी और इसमें 10 मोल लीटर इनवर्स बनी, उसको अपन साम्य अवस्था कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है रासायनिक साम्य में, इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसे। किसी रासायनिक अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया की वह स्थिति जिस पर अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता बराबर हो जाती है, क्या कहलाती है? आपके रासायनिक साम्य या आपके साम्य अवस्था कहलाती है। इसमें स्टूडेंट एक ग्राफ बनता है, ये सांद्रता लिया मैंने, कंसंट्रेशन, इधर मैंने टाइम लिया है। अब जब ये रिएक्टेंट की दर धीरे धीरे घटेगी, प्रोडक्ट की दर धीरे धीरे बढ़ेगी। अब यहाँ पर बढ़ रही है तो एक बिंदु ऐसा आता है दोनों को क्रॉसिंग मार जाता है ये। और जो पॉइंट जिस पर ये क्रॉस आउट हो जाती है, यानी दोनों की दर बराबर हो जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? अभिकारक उत्पाद की दर बराबर हो जाती है, साम्यावस्था बिंदु। और ये स्थिति क्या कहलाती है? साम्यावस्था। अब मैं इसके बाद में कुछ बातें लिखूंगा स्टूडेंट जो आपको इम्पोर्टेंट है। साम्यावस्था के लिए कुछ पॉइंट है। ठीक है, साम्यावस्था की स्थिति कब कब होगी? साम्यावस्था की स्थिति, साम्यावस्था की स्थिति कब कब होगी स्टूडेंट? ये स्थिति तब तब होगी जब जब ये होगी स्टूडेंट। पहला तो इसमें क्या होनी चाहिए? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए। उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, अभिकारक व 2 नंबर है, अभिकारक व उत्पाद की दर बराबर होनी चाहिए। अभिकारक व उत्पाद की दर, उत्पाद की दर बराबर हो, बराबर हो। 3 नंबर कंडीशन क्या होती है इसकी? अभिक्रिया बंद पात्र में होनी चाहिए। अभिक्रिया बंद पात्र में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? बंद पात्र में होनी चाहिए। अभिक्रिया बंद पात्र में होनी चाहिए। ये इसकी कंडीशन है स्टूडेंट। आया ना समझ में? ये है आपकी कंडीशन। अब इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होती है और अनुत्क्रमणीय कौन सी होती है? उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिनसे आप अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं और उत्पाद से अभिकारक बना सकते हैं। यानी आप अभिकारक से उत्पाद बनाया और उत्पाद से अभिकारक। अनुत्क्रमणीय वे अभिक्रिया जिससे आप अभिकारक से उत्पाद तो बनाएंगे लेकिन अब उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता। स्टूडेंट देखिए, ये 3 कंडीशन है। चौथी कंडीशन भी होती है स्टूडेंट, इनकी ऊर्जा कम होनी चाहिए। यानी अणुओं की ऊर्जा, 4 नंबर कंडीशन, अणुओं की ऊर्जा कम होनी चाहिए। अणुओं की ऊर्जा कम होनी चाहिए। अणुओं की ऊर्जा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अणुओं की ऊर्जा कम होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद में देखो स्टूडेंट, इसके बाद में जो कंडीशन आती है वो क्या आती है स्टूडेंट? अणुओं की ऊर्जा कम होनी चाहिए। ये कंडीशन आने के बाद क्या आएगा स्टूडेंट? ये देखो, ये कंडीशन होगी। अब इसके बाद में साम्यावस्था की स्थिति की अलग अलग रिएक्शन है। अब मैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बीच अंतर लिखवाता हूँ आपको, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में। ये है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी इसमें जो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट है, यानी आपके रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट है वो वापिस भी बन सकता है। इसमें आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्शन से प्रोडक्ट बना सकते हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते। बंद पात्र में संपन्न, बंद पात्र में संपन्न यानी बंद पात्र में संपन्न होगी। जैसे आपकी कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना है, ठीक है, ये सॉलिड में है। जब इसे तोड़ेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा,
ठीक है। और आपका आपके पास क्या बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगी। तो गैस इस फॉर्म में होगी, ये सॉलिड में होगा। अगर ये बंद पात्र में होगी तो गैस से वापस CO2 है वो इसके अंदर रहेगी, ये क्लोज वेसल में होगी। लेकिन यही अभिक्रिया ये किसमें, खुले पात्र में होती है, खुले पात्र में होती है, तब ये CO2 गैस उड़ जाती है। CO2 गैस क्या हो जाती है, होती है खुले पात्र में होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है आपके, जो सॉलिड स्टेट में है। ये यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपकी CO2 गैस, ये जो गैसेस है वो आपके यहाँ पर उड़ जाती है और ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है इसके बीच में साम्य अवस्था नहीं आती, लेकिन इस अभिक्रिया के बीच में साम्य अवस्था की कंडीशन आ जाती है। उतारिए इतना। उसके बाद में आपको साम्य अवस्था दो तीन और बताऊंगा मैं, जो अलग अलग होती है स्टूडेंट। उतार लिया ये। अब इसके बाद में भौतिक अवस्था में साम्य अवस्था, भौतिक अवस्था में साम्य अवस्था, भौतिक अभिक्रियाओं के लिए बताया ना, भौतिक अवस्था की साम्य अवस्था, भौतिक अवस्था में साम्य अवस्था, साम्य अवस्था, भौतिक अवस्था में साम्य अवस्था किस प्रकार से होती है देखिए। सबसे पहले भौतिक अवस्था में आपके भौतिक अवस्था से लिक्विड सॉलिड और गैस होती है, लिक्विड सॉलिड और गैस। अगर मैं बताऊं आपको, और आपका लिक्विड सॉलिड और गैस किस फेज में होती है, सॉलिड अगर आपके ठोस है वो आपके विलय है, विलय ठोस है, विलय ठोस है प्लस विलायक द्रव है। विलायक क्या है, द्रव है। विलय ठोस है, विलायक द्रव है। तो इसमें जो साम्य अवस्था आएगी वो आती है विलयन में, यानी विलयन में एक साम्य अवस्था चलती है। तो ये भौतिक अवस्था हो गई, यानी विलय ठोस हो विलायक द्रव हो तो विलयन जो बनता है उसको साम्य अवस्था में बनता है। ठीक है। दूसरी बात स्टूडेंट आपके पास क्या होगा, दूसरी साम्य अवस्था की कंडीशन क्या होगी, दूसरी ये हो सकती है स्टूडेंट, आपका आइस ले सकते हो आप, वाटर ले सकते हो। H2O आपके लिक्विड है, H2O आपके सॉलिड है, H2O सॉलिड है। तो इसमें भी जो साम्य अवस्था होगी वो भी साम्य अवस्था में होगी। आप बर्फ से क्या बना सकते हो, सॉलिड, सॉलिड से यानी मेल्टिंग कर रहे हो, यानी यहाँ पर हो रहा है मेल्टिंग, मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ वाटर H2O, यानी जल का गलनांक, जल, जल का गलना, या गलनांक या पिघलना। बर्फ तो पिघलती है, यहाँ पर गलनांक। और यहाँ से लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, यहाँ पर जल का हिमांक हो रहा है, जल का हिमांक। इनके बीच में क्या है, साम्य अवस्था है। क्या है इनके बीच में, साम्य अवस्था है। हिमांक यानी फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर यानी जल का जमना, ये साम्य अवस्था में है। इसी प्रकार से अलग अलग कंडीशन, जैसे आपके वेपोराइजेशन में भी ये कंडीशन हो सकती है, सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, इनके बीच हो सकती है। ठीक, ये उतारो इतने। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपके सामने क्या करवाने वाला हूँ, इसके बाद में मैं आपके सामने कंडीशन रख दी, कंडीशन रखने के बाद में ग्राफ बना दिया। ग्राफ बनाने के बाद में मैं आपके सामने कुछ बातें लिखूंगा, जैसे आपके गतिक साम्य क्या होता है और आपके साम्य अवस्था मिश्रण क्या होता है। उसके बाद में अपन चलेंगे गतिक साम्य, साम्य अवस्था मिश्रण के बाद में आपका एक्टिव मास क्या होता है, सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। अब इसके बाद में आपके पास गतिक साम्य, एक पॉइंट आता है गतिक साम्य। क्या आता है स्टूडेंट, गतिक साम्य, गतिक साम्य डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसे बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यानी ऐसी स्थिति जिसमें, ऐसी स्थिति जिसमें, ऐसी स्थिति जिसमें अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया के बराबर हो जाती है, जिसमें अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया के बराबर हो जाती है, पश्च अभिक्रिया की दर के
बराबर हो जाती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया की दर, इसे अपन आर एफ से शो करते हैं इक्वल टू आर बी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये आपके गतिक साम्य है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद में आता आपका सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान यानी जब किसी अभिकारक की सांद्रता को, जब किसी अभिकारक की सांद्रता को मोल प्रति लीटर में, मोल लीटर इनवर्स में व्यक्त किया जाता है, या अभिकारक की सांद्रता को मोल लीटर इनवर्स में व्यक्त करना, या अभिकारक के जो द्रव्यमान होता है उसको मोल लीटर में, मोललता के रूप में व्यक्त करना, उसे क्या कहते हैं अपन? सक्रिय द्रव्यमान। क्या कहते हैं? सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। या अपन कह सकते हैं अभिकारक के वे अणु जो क्या करते हैं? उत्पाद बनने में भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान कहलाते हैं। सक्रिय द्रव्यमान वह द्रव्यमान होता है जिसमें अभिकारक की सांद्रता मोल प्रति लीटर में दर्शाई जाती है। सक्रिय द्रव्यमान। अब आता है सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान वह द्रव्यमान होता है, सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान वह द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है जिसमें अभिकारक की सांद्रता, जिसमें अभिकारक की सांद्रता मोल प्रति, अभिकारक की सांद्रता मोल प्रति लीटर में दर्शाई जाती है। मोल प्रति लीटर, मोल लीटर में दर्शाई जाती है। इसे अपन मोललता भी कहते हैं, दर्शाई जाती है ये मोलरता, इसे मोलरता भी कहते हैं। सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। इंग्लिश वाले बच्चे इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव मास, एक्टिव मास। जिसमें आपका सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है सक्रिय द्रव्यमान। इसमें आपके विल्य के मोल बट्टे विल्य का आयतन, तो विल्य के मोल जो सॉलिड है, तो विल्य का आयतन, विलियन का, विलियन का आयतन, आयतन होता है लीटर में, आयतन लीटर में। अगर आप इसे ml में लेंगे तो 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, वैसे भाग दिया जाता है, लेकिन वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो यहाँ पर लीटर में। ये होता है इसका सक्रिय द्रव्यमान। ये मोलरता का भी सूत्र होता है सक्रिय द्रव्यमान का। इकाई क्या होती है इसकी? मोल लीटर इनवर्स, विल्य के मोल अपॉन लीटर, तो यहाँ पर इकाई हो जाती है मोल लीटर इनवर्स। और या इसे अपन कैपिटल एम से भी शो करते हैं, मोलेरिटी, मोललता, मोलिलिटी और मोलेरिटी ये होती है। अब इसके बाद में ये उतार लिया। अब इसके बाद में मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा। लिक्विड के लिए सक्रिय द्रव्यमान 1 एटीएम प्रेशर होता है वो कितना होता है, किसके बराबर होता है, और जो सॉलिड होता है उसके लिए सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? 1 एटीएम 760 टोर के बराबर, mmHg 1.03 बार, ठीक है, 10 की पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पास्कल। ठीक है, अब इसमें देखिए स्टूडेंट, अब सक्रिय द्रव्यमान है वो क्या क्या वैल्यू चलती है सक्रिय द्रव्यमान की, कब कब कौन सी वैल्यू चलती है। अब सक्रिय द्रव्यमान, ये सक्रिय द्रव्यमान है, ये सक्रिय द्रव्यमान की वैल्यू कब कब चलती है? ये जो सक्रिय द्रव्यमान है इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ चलती है? ये आपके एक तो होता है ठोस में, एक होता है आपके द्रव में। ये द्रव है, यहाँ पर ये ठोस है। ठोस में क्या होती है? ठोस में सक्रिय द्रव्यमान होता है वो एक होता है। सक्रिय द्रव्यमान कितना होता है ठोस के लिए? द्रव्यमान एक होता है। क्या होता है? एक। और द्रव में क्या होता है? द्रव में सक्रिय द्रव्यमान, उसकी वैल्यू होती है सक्रिय द्रव्यमान। द्रव के लिए मैंने बताया विल्य के मोल, विल्य की संख्या, लेकिन इसमें क्या आता है स्टूडेंट?
अगर एक एटीएम प्रेशर है, प्रेशर एक एटीएम है, प्रेशर एक एटीएम होता है, या प्रेशर को आप लिख सकते हो 760 टोर, टोर के बराबर होता है, या इसको 760 mmHg जो पारे का मरकरी का दाब होता है उसके बराबर, या अपन इस प्रेशर को कब लिख सकते हैं, जो प्रेशर लगेगा उसको, या अपन लिख सकते हैं 1.013 टोर, ये बार, ये सभी एक एटीएम की इकाई है। एक एटीएम को कन्वर्ट करना हो तो ये, या अपन इसे लिख सकते हैं 1.03 इंटू 13 टू 10 की पावर 5, तब ये पास्कल में चला जाता है। किसमें? पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर इनवर्स, इसमें चला जाता है। तो ये इकाई आपको याद रखनी, ये इकाई और उतार लीजिए। इसके बाद में मैं पॉइंट पे आता हूँ, इस पे आता हूँ, पॉइंट पे आता हूँ। फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखना सिखाता हूँ मैं इक्विलिब्रियम में, आरएफ, और रेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ये लिखना सिखाता हूँ। पहले आप ये लिखिए। अब इसके बाद में ये लिख लिया। अब इसके बाद में स्टूडेंट क्या लिखोगे आप? इसके बाद में आप क्या लिखोगे स्टूडेंट? इसके बाद में आप लिखोगे, यहाँ पर लिखिए, यदि 8.5 ग्राम अमोनिया, क्वेश्चन है, यदि 8.5 ग्राम अमोनिया 0.5 लीटर क्षमता वाले पात्र में उपस्थित है, यदि 8.5 ग्राम अमोनिया 0.5 लीटर क्षमता वाले पात्र में उपस्थित है, यदि 8.5 ग्राम अमोनिया, देख लीजिए मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन है इस पे चक्र द्रव्यमान के ऊपर। यदि 8.5 ग्राम अमोनिया 0.5 ग्राम NH3 0.5 लीटर क्षमता वाले पात्र में उपस्थित है, पात्र में उपस्थित है, तो NH3 का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करो। सक्रिय NH3 है वो आपके लिक्विड हो गए ना, द्रव्यमान ज्ञात करो, इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या करना है स्टूडेंट? इसका द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पर ये जो दिया गया भार, दिया गया भार, ये आपका विले का दिया गया भार, विले का दिया गया भार, विले का दिया गया भार, विले का दिया गया क्या होता है? भार। भार कितना है सर? 8.5 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर NH3 है, और यहाँ पर ये विलियन का आयतन है, विलियन का आयतन, विलियन का क्या है यहाँ पर? आयतन है। विलियन का क्या है यहाँ पर? आयतन है सर। आयतन है वो कितना है? 0.5 लीटर। अब इसको ml में बनाएंगे स्टूडेंट, इसको आप किससे? 1000 से गुणा करोगे, 1000 से गुणा करोगे तो ये 500 ml आ जाएगा, 500 ml। ठीक है, अगर ml बनाते हैं, बड़े से छोटा बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे से बड़ा बनाते हैं तो भाग देते हैं। ठीक है, तो 500 ml आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया? विलियन का, ये विल्ले का आयतन थोड़ी है, विलियन का आयतन है, विलियन का आयतन। अब आता है विलायक का भार, क्योंकि विलायक का मोलर द्रव्यमान चाहिए अपने को, मोलर द्रव्यमान ये आएगा 17। कितना आएगा स्टूडेंट? 17, क्योंकि NH3 यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक है जिसपे कोई चार्ज नहीं है। 17 नाइट्रोजन कितना होता है परमाणु क्रमांक इसका, और द्रव्यमान कितना होता है सर? परमाणु क्रमांक 7, और वैसे द्रव्यमान होता है 14। 14 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 3 यानी 17 ग्राम मोल इनवर्स, ये आ गया इसके द्रव्यमान की इकाई, मोलर द्रव्यमान की इकाई है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 8.5, अब फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता का फॉर्मूला लगा लो आप, या सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला लगा लो। सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होगा? सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला होगा विल्ले के मोल इंटू विल्ले के मोल, यानी भार बटे अणु भार, विलाय का द्रव्यमान, और यहाँ पर विलियन का का मोल
इंटू यहाँ पर ml में है, अपनों ने ml में लिया है, ml में लिया है तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब ये जो वैल्यू है ये इस फॉर्मूले में लिख दो। जब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपके पास स्टूडेंट ये विल्ले के मोल कितने हैं, विलाई का द्रव्यमान कितना है, विल्ले के मोल कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर 0.5 अपॉन 17 मोलर द्रव्यमान अपॉन ये क्या है, विलेन का द्रव्यमान। विलेन का द्रव्यमान कितना है स्टूडेंट, विलेन का द्रव्यमान कितना है वही बताओ मेरे को। सर विलेन का द्रव्यमान आपको पता है ना 500 ml, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 1000 है, 1000 है। अब बताओ ये क्या है, 1000 मल्टीप्लाई है। अब इसके नीचे स्टूडेंट ये ऊपर गया, ये यहाँ पर भाग में था तभी तो ऊपर गया ये। अब इसको कर लो तो आप इसे करोगे 0.5 इंटू 17 इंटू 1000 इंटू 500, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। जब इसको करोगे तो आपके पास आएगा 1 मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा उसमें, ऐसे ही तो लिखा जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ बात एक ही है, इस प्रकार से आ जाएगा 1 मोल लीटर इनवर्स। ये इसका क्या आ गया, सक्रिय द्रव्यमान आ गया। इसको उतारिए, इसको उतारने के बाद आपके पास आता है सक्रिय द्रव्यमान का नियम या द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। ये जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है उसको पढ़ेंगे अपन कल। ओके गाइस, बाय।